नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं पटना और पटना में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2 फेज के बाद बिहार का मिजाज क्या है, बिहार की जनता क्या सोच रही है, बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या है। क्योंकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 फेज के बाद एनडीए का पलड़ा उस तरह से भारी दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसा कि पिछले चुनाव में दिखाई पड़ा था। लेकिन एनडीए के समर्थक कहते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। एनडीए की स्थिति वैसी ही मजबूत है और मोदी मैजिक अभी भी काम कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि तीसरे फेज में होने वाले चुनाव से पहले क्या स्थिति है और बाकी फेजेज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ एक अहम बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री मोदी को तो टारगेट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार के खिलाफ लालू और तेजस्वी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे दाहिने तरफ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ इंद्रभूषण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि उपाध्याय जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव इतने सॉफ्ट क्यों हैं? क्योंकि पहली बार नहीं, दूसरी बार नीतीश कुमार ने इनका साथ छोड़ा है, इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। हर सभा में आरोप लगा रहे हैं कि साथ लाए थे लेकिन गड़बड़ करने लगा, इसलिए छोड़ दिए। क्या मतलब निकाला जाए कि फिर भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे? देखिए, लालू और नीतीश की अब जब बात करते हैं या फिर तेजस्वी और नीतीश की जब आप बात करते हैं तो एक चीज़ देखिए, कितनी बार यारी और कितनी बार दुश्मनी हुई, इस बात को भी ज़रा देख लीजिए। तो ऐसे में यह क्या है कि फिर आगे यारी ना हो, यह तो सवाल है। इसलिए वह स्पेस तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की ओर से छोड़ करके रखा गया है। और इसीलिए कभी भी देखिएगा बिलो द बेल्ट बात करते हुए तेजस्वी नज़र नहीं आएंगे। हमेशा सम्मान सूचक शब्द ही नीतीश कुमार के लिए बोलते रहें। लाख नीतीश कुमार कुछ बोल दें कि कुछ गड़बड़ कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वो सब बात ठीक है, लेकिन तेजस्वी कभी भी बिलो द बेल्ट और मैंने जो सम्मान जो बोला जाता है राजनीतिक में, आप देखिए कि हाल के दिनों में बहुत सारी बातें जो है सो आपको बिलो द बेल्ट होती दिखाई पड़ रही है। कई सारे उदाहरण भी हाल के चुनाव में आप देखिए, लेकिन तेजस्वी नहीं बोलते। यही तेजस्वी ने कुछ राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया है और ये जो नीतीश कुमार के साथ में रह करके इतनी बात तो है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कुछ न कुछ फिर कुछ बड़ा कुछ हो जाए, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। चुनाव परिणाम का रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, बड़ा क्या हो सकता है? क्योंकि एक चर्चा ये भी है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि अगर नीतीश कुमार 5-6 सीट पर सिमट जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का वो करिश्मा तो है नहीं। वैसे लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से ठेकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ देंगे, बीजेपी पर फोड़ देंगे, कहेंगे इनकी वजह से हम हारे, हमारे साथ तो इतना वोट था, हमने 19 साल में इतना काम किया। और इसलिए दोनों के बीच में उस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं दिखता है। नीतीश कुछ बोलते भी हैं, लालू प्रसाद और तेजस्वी कुछ बोल नहीं। पहले थोड़ा सा तो अभी जो रवि जी ने बात कही लालू और नीतीश के संदर्भ में, थोड़ा सा उसको वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। वो ये कि इस बार की बदली रणनीति है राजद की। नीतीश कुमार हमलावर हैं और वो एनडीए के साथ हैं, तो जिस ढंग से बीजेपी हमलावर है लालू जी पर, उसी तरह से नीतीश कुमार हमलावर हैं लालू जी पर। लेकिन लालू जी नहीं हैं हमलावर। वो बदली स्थिति देखिए, एक तो मैं मानता हूँ कि लालू और नीतीश का जो पिछड़ों का एक ही यूएसपी है, पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं। और रवि जी ने ठीक ही कहा कि 2 बार मिले, फिर कभी लालू नीतीश की एक सहयात्री थे जो मंडल कमीशन का वो दौर आप याद करें। तो कल हो करके एक तो पिछड़ों की गोलबंदी, ये सबकी राजनीति का ध्येय उद्देश्य यही है कि पिछड़ों की गोलबंदी लालू नीतीश का एक ही टारगेट है, एंटी फॉरवर्ड, जिसको पॉलिटिक्स ये लोग करते रहे हैं। तो लालू नीतीश इसलिए इस बार बदली स्थिति है कि नीतीश कुमार तो हमला बोलते हैं लालू प्रसाद के उस परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर, या फिर लालू राबड़ी का जो रेजिम था जिसमें लॉलेसनेस था, जिसको जंगल राज के रूप में लोग कहते हैं, विकासहीनता थी। तो बदले में जब भी कुछ इस तरह का
जो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया और जो हमला है वो कहीं राजनीतिक मर्यादा या भाषाई मर्यादा के विपरीत होता है। उसको कहीं एक चीफ मिनिस्टर, वो भी ए लीडर लाइक नीतीश कुमार, जितना इसका लंबा संसदीय जीवन रहा हो, इस तरह की प्रतिक्रिया समाज अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन बदले में जब तेजस्वी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि तो पिताजी के भाई हैं, दोस्त हैं, चाचा हैं हमारे, उनकी हर बात को मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। वो एंटोगनाइज नहीं कर रहे हैं, वो एंटोगनाइज नीतीश कुमार को नहीं, वो पिछड़ा समाज को। आखिर अति पिछड़ा या कुशवाहा कुर्मी, इस बार तो आप देखा, इस बार के लोकसभा के चुनाव में बिहार में लालू प्रसाद ने एक सामाजिक अपनी रणनीति बदली है। उनका एम्बाई तो था ही मुस्लिम यादव, लेकिन डिफरेंट जाति समूह को साधने के लिए भरसक कोशिश की है। उसमें यादव के बाद इस बार कुशवाहा बहुत ही लाभान्वित हैं। उनके कैंडिडेट्स, चाहे वो पूरा 40 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, तो महागठबंधन में यदि आप कुशवाहा उम्मीदवारों की सूची की गिनती करेंगे तो यादव के बाद यदि 11, 12, 13 यादव हैं तो 10, 11 कुशवाहा जाति के लोग हो गए हैं। तो अभी एक तो लालू और नीतीश के बीच का जो अभी एक हमला वाली बात जो आपने पूछी है, मेरी समझ में एक बात यह है। रही बात कि संपूर्ण बिहार में आज 40 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि नीचे लेवल पर आज भी नरेंद्र मोदी का करंट है। वो जो लाभान्वित हैं, जो बेनिफिट की स्कीम चल रही है उनकी, चाहे वो अनाज की योजना हो 5 किलो का, उसमें तो कोई जाति और धर्म का विभेद है नहीं, सबको मिल रहा है। मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र पर इसका एक प्रभाव है। और 40 सीट में जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, चाहे वो खुद बीजेपी के हों, जदयू को हों या सहयोगी दल को हों, नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम ही यह उनका मुख्य सहारा है। मैं तो मानता हूँ कि एनडीए ने इस बार कोई बहुत प्रयोग ही नहीं किया। ऑलमोस्ट सीटिंग गेटिंग उनके हैं, और मोस्ट ऑफ दी सीटिंग एमपी के खिलाफ बड़ी ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन एक बिहार की जो राजनीति की धुरी बनी है कि एक यदि नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी ओर लालू प्रसाद हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, काम है, या आने वाले दिन में जो कुछ उन्होंने एक एजेंडा सेट किया है, उससे एक आकर्षण का केंद्र ही सहारा है बिहार में एनडीए का। चलिए, अब इसमें ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अति पिछड़े की गोलबंदी, ये उनका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए नीतीश कुमार को टारगेट नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या इंद्रभूषण जी आप मानते हैं कि नीतीश और मोदी के साथ आ जाने के बाद अति पिछड़ों में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है और सारी गोलबंदी एंटी यादव ही होती है? क्योंकि अभी जो अरुण पांडे जी कह रहे थे कि कुशवाहा को ज़्यादा टिकट देकर के उनको लाभान्वित करने की कोशिश की गई है, लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग कितना कारगर होगा? क्या और भी जातियां MY समीकरण के साथ जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं? अभी तक जो 2 चरण में चुनाव हुआ, हम लोग घूमे हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि MY समीकरण में कोई बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हो। हाँ, वो कुशवाहा की टेंडेंसी है कि वो लोग अपने कास्ट को पोल करते हैं। उस नाते जहाँ जहाँ कुशवाहा का कैंडिडेट है इंडिया का, वहाँ वो लोग पोल किए हैं। निश्चित तौर पर औरंगाबाद में भी पोल हुआ है और नवादा में पोल हुआ, लेकिन वही मुंगेर में नहीं हो रहा है, जो हम लोग को पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब जगह गोलबंदी हो गई है, इसमें कोई दो मत नहीं कि अभी MY मतलब मुस्लिम यादव और करीब 50% रविदास समाज को छोड़ दें, सब जातियाँ एक तरफ हैं। वो चाहे मोदी का करिश्मा हो या फिर नीतीश जी का करिश्मा हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का इस साल का काम हो। नीतीश जी ने बहुत काम किया है, ठीक है, अभी वो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दूसरे तरीके से लोग उनको ले रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है, अभी वैसा कुछ नहीं। लेकिन हमको लग रहा है कि ये लालू जी की ये अगले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से एक रणनीति है कि EBC वोटरों में भ्रम फैलाया जाए कि मैं भी, आप मेरे साथ भी आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो स्थिति सवर्णों की 1980 के दशक में थी, सब लोग सवर्णों से दूर भागते थे, वही स्थिति आज के समाज में यादवों से, जो नीचे वाले वर्ग हैं वो यादव के माने वर्चस्व से, यादव के दबंगई से डरते हैं और उनसे भागते हैं। अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं और हमको नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में जुड़ पाएंगे। हाँ, इसका फ़ायदा वो विधानसभा चुनाव में ज़रूर लेंगे, जब वो कुशवाहा से, सवर्ण से, बनिया से टिकट देंगे तो निश्चित तौर पर उस समय तो विधानसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन बाहर जीत होती है, 5,000, 10,000, 8,000, तो उसमें उनको फ़ायदा मिल सकता है। इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता हमको नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, पर एक सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि ज़्यादा फायदा उठता नहीं दिख रहा है, तो क्या लालू यादव की पूरी स्ट्रैटेजी
विधानसभा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के प्लेयर तो वो है नहीं, वो खुद या उनके बेटे प्रधानमंत्री बनने तो जा नहीं रहे हैं। ऐसे में उनकी पूरी रणनीति इस बात पर केंद्रित है कि हर हाल में ऐसी रणनीति लोकसभा चुनाव में बनाई जाए जिससे कि तेजस्वी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और वो दिख भी रहा है। गठबंधन चुनाव लड़ रही है बिहार में, लेकिन कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि वाम दल के कोई बड़े नेता तेजस्वी के साथ मंच शेयर कर रहे हों, या कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, या साझा मंच से एक तरह से संबोधन हो रहा हो। इवन कांग्रेस जो राष्ट्रीय फलक पर इतनी मजबूत है, कांग्रेस के भी कद्दावर नेताओं के साथ तेजस्वी मंच शेयर नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से कहिए कि तेजस्वी अपनी ज़मीन उर्वर कर रहे हैं। वो 25 की तैयारी है, 24 के बारे में उनकी समझ विकसित है कि ठीक है, बिहार में एक सच्चाई है कि एक जातीय समीकरण है और इस सच्चाई को सबकी स्वीकार करता है। लेकिन उसके बाद भी जब नरेंद्र मोदी जब चेहरा सामने खड़े होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय भाव और राष्ट्रीय जो लाभकारी योजनाओं की जब बात होती है, तो फिर वो जातियां डाइल्यूट होते हुए दिखती है, टूटती हुई दिखती है। और मुझे तो जानकारी मिल रही है कि कई जगह यादवों ने कहा कि ठीक है, विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम लालू जी के साथ रहेंगे, लोकसभा में तो हम मोदी जी के साथ हैं। तो ये जो कास्ट का जो डाइल्यूशन होता है, इस बात की समझ तेजस्वी और लालू को तो है ही। अब तेजस्वी इसी बात को लेकर के मंच अकेले संभाल रहे हैं, लोगों से सीधे एड्रेस हो रहे हैं, ताकि सीधे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मंच से कोई व्यक्ति जो मजबूती से कोई ऐसी बात जो पब्लिक को अपील करे, कनेक्ट करे, वो नहीं शेयर कर रहे हैं, ताकि वो फिर वो चर्चा का विषय हो कि नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कहा। तेजस्वी को पूरा का पूरा श्रेय इस लोकसभा चुनाव के बहाने पूरे बिहार को घूम लेना है, मत देना है, मंच से शेयर कर देना है। लेकिन इस बात की समझ वहाँ भी है, परिणाम बहुत कुछ हमारे हिस्से में नहीं आने जा रहा है, इसलिए वो साझा मंच शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपके सवाल जो हैं, उस सवाल में दम है कि तो क्या ये 25 की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। और वो तो एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से या छायावाद में बोल भी रहे हैं कि भाई मैं तो जब मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभालूंगा तो फिर मैं नौकरी की बाहर ला दूंगा। ये तो मैं जो गारंटी दे रहा हूं वो गारंटी आकार लेते हुए दिखेगी। तो तेजस्वी कोई 1 करोड़ नौकरी राष्ट्र में तो इनकी सरकार राष्ट्रीय फलक पर तो बनने नहीं जा रही। आपने गारंटी की बात की, लेकिन मैं आपसे रवि उपाध्याय जी ये समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ज़्यादा इफेक्टिव है या जो तेजस्वी जिस बात की गारंटी की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की तो गारंटी तो है ही है, मोदी मैजिक कहता भी है, और जितनी योजनाएं, जो भी कल्याणकारी योजनाएं वो उनकी चल रही है वह ठीक है। लेकिन अपने 17 महीने के कार्यकाल में निश्चित रूप से तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नौकरी की बात, बेरोजगारी की बात और पलायन पर जो उन्होंने फोकस किया है और उसको करके भी दिखाया है। ठीक है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार थे, लेकिन डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव थे। इससे पहले क्यों नहीं नौकरी पर इतना फोकस था, और क्यों जो है सो तेजस्वी को ही नौकरी का मतलब तेजस्वी कहा जा रहा है? आज के डेट में देखिए एक नया जो है सो नैरेटिव सेट हुआ है, इसके भी आप इनकार नहीं कर सकते। यह बात तो है कि तेजस्वी का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब तेजस्वी, यह एक बड़ी बात है, यह बड़ी लकीर तेजस्वी ने खींची है। और इसी पर बैटिंग बॉलिंग करते आपको एनडीए भी दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं स्किप कर रही है, चाह रही है इस पर बैटिंग बॉलिंग करना, बट इस पर खुल करके बैटिंग बॉलिंग करती हुई दिख नहीं रही है। नौकरी पर, नौकरी के नाम पर वो बैकफुट पर आ जा रही है, यह एक बड़ी बात है। तो नौकरी के नाम पर बैकफुट पे आने का मतलब है कि युवाओं में जो उत्साह की भावना देखी गई थी पिछले चुनाव में, क्या आप बिहार में मानते हैं कि युवाओं में उत्साह मोदी को लेकर के नहीं है? युवाओं में उत्साह तेजस्वी को लेकर के ज़्यादा है, क्योंकि तेजस्वी मतलब नौकरी, 17 महीने मतलब 5 लाख नौकरी। क्या अगर इसको आधार माना जाए तो आप मानते हैं कि इस चुनाव में एनडीए को खासा नुकसान होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं मानता हूं कि 40 लोकसभा सीट बिहार में पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। इस चुनाव का जो पूरा सिनेरियो है, एनडीए को अपनी सीटें बचाने की चुनौती है और महागठबंधन को खाता खोलने की चुनौती है। अब खोलने की तो कुछ है नहीं महागठबंधन के पास। असेंबली पर इसका इफेक्ट होगा स्वाभाविक रूप से। पहले तो महागठबंधन के लिए यही महापरीक्षा है
कि एनडीए को चुनौती देनी है तो पहले अपनी यहाँ जो पिछला चुनाव में जो स्थिति रही है बिहार में कि सिर्फ एक सीट मिली थी कांग्रेस को, तो अब जहाँ तक जो सवाल आपने अभी, बिहार तो निश्चित रूप से आज भी पूरे देश में बिहार की पहचान क्या है, मजदूर सप्लाइंग स्टेट हम लोग हैं। यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है। वो कोरोना काल आप याद करें कि 50 लाख लोग किस ढंग से सितम सह के घर वापसी हुई थी उनकी, लोग भूले नहीं हैं। और सरकारें जो भी, चाहे नीतीश सरकार रही 18 साल, यहाँ के जो मजदूर हैं, काम करिंदे लोग हैं, रोजी रोटी के लोग, चाय की दुकान, लिट्टी की दुकान बाहर चला करके आजीविका सारे हैं। तो यहाँ पर जो अभी ठीक ही कहा रवि जी ने कि 17 महीने जो यहाँ जदयू राजद की सरकार रही, तो नौकरी का एजेंडा तो राजद ने दिया था। इस नीतीश गवर्नमेंट में नौकरी का एजेंडा, नौकरी दी है, जैसा नीतीश कुमार कहते हैं कि बीते कार्यकाल में हमने 8 लाख नौकरी दी थी, और इस 17 महीने वो भी दावा कर रहे हैं कि हमने 3,68,000 नौकरी दी है, 4 लाख लगभग दी है और 1 लाख प्रोसेस में है, और आने वाले नवंबर के चुनाव तक अगले साल हम 5 लाख और नौकरी देंगे। तो नौकरी तो एजेंडा है, और ये जो कोई इसको एड्रेस करेगा तो तेजस्वी ने इस मामले में कास्ट और रिलीजन से ऊपर सब किस जात समाज में धर्म के लोगों को आपने बड़ी बात कर दी। मतलब क्या ये तेजस्वी का नैरेटिव ज़्यादा मजबूत नज़र आता है डॉक्टर संजय, नौकरी को लेके? नहीं, डिस्कोर्स में तो 20 के चुनाव में तो तेजस्वी ने ही इसको लाया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और तब एनडीए ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जैसे ही एक परिस्थितियां बदलती है और नीतीश कुमार के साथ सरकार बनती है, देखिए नौकरी तो डिप्टी सीएम तो वही होते हैं जो एक मिनिस्टर होते हैं, नौकरी तो जब होगा तो चीफ सेक्रेटरी या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट या मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं के हस्ताक्षर से होगा। लेकिन एक दबाव तो इन्होंने बनाया, एक माहौल तो बनाया, और इन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया, हम तो बतौर डिप्टी सीएम, अगर हमने 17 महीने में मेरे दबाव से ही सही अगर लोगों को नौकरी मिली जिसमें हम कास्ट और रिलीजन का ख्याल नहीं रखा बल्कि उस परिवार का ख्याल रखा जिससे मैंने वादा किया था, इसका असर युवाओं के मन मस्तिष्क पर तो है। इस सच्चाई को तो स्वीकार करनी होगी, इस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी। लेकिन इंद्रभूषण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहला 2 चरण आपने कवर किया, बिहार में वो कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा हावी दिखाई पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, या उसके उलट तेजस्वी यादव का नौकरी के बारे में किया हुआ वादा, रोजगार को लेकर के किया जाने वाला वादा, महंगाई खत्म करने की बात? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के मानस पटल पर आपको ज़्यादा मजबूती से दिखाई पड़ता? आपके इन सब मुद्दों पर आज भी बिहार में जाति का मुद्दा नंबर 1 है आज भी, और वो जो समीकरण है दोनों इंडिया और इंडिया का, उसी हिसाब से लोग तय कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर पिता पुत्र ने, लालू जी ने और तेजस्वी जी ने ये एजेंडा बनाया प्लान करके कि हम बोलेंगे संविधान ख़त्म कर रहे हैं, मोदी आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, तुम बोलोगे नौकरी। उसको वो लोग सेंटर में लगातार लाए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मोदी की जो कल्याणकारी योजना है वो नीचे है, इसलिए तबके में है, जो वोट बिकता है। माना जाता है कि बिहार में जो गरीब हैं वो प्रभावित होते हैं कई स्तरों से, तो ये लोग वहाँ तक ये लगातार इस पर लगे हुए हैं पिता पुत्र कि हम इस पर इसी एजेंडे पर सेट रखें कि आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है और नौकरी दे रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कल ही सम्राट चौधरी ने उसके विकल्प ने बोला कि हम भी 10 लाख नौकरी देंगे, 25 चुनाव के पहले हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे। तो इसमें कहाँ दो मत है कि तेजस्वी का तो नौकरी का तो एजेंडा है, लेकिन अभी भी निचले स्तर पर मोदी मैजिक बहुत निचले स्तर पर, और ओवरऑल जाति सर्वोपरि है, हाँ, जाति सर्वोपरि है। लेकिन अगर मोदी मैजिक इतना हावी है तो कुछ लोकल छत्रप, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव, काराकाट में आप कह लें पवन सिंह, सिवान में हिना साहब, इन लोगों का मैजिक क्यों चल रहा है? क्या मोदी मैजिक कुछ कम हुआ है इसलिए ये लोकल लीडर ज़्यादा प्रखर मुखर दिखाई पड़ने लगे हैं, और इसलिए ये बात होने लग रही है कि इस बार कई सीटों पर बीजेपी या कह लीजिए एनडीए की हार होने वाली है? नहीं, देखिए, पहले छत्रप को हम पहले क्लियर कर दें। पवन सिंह छत्रप नहीं है। पवन सिंह ठीक है, वो जिस अपने आप को वो कहते हैं सो कॉल्ड वो पावर स्टार, तो पावर स्टार की एक अलग छवि होती है, वो ठीक है। उनके साथ में जो भीड़ दिखाई पड़ रही है वो देखिए 18 वर्ष से कम वाले, हम कई दफ़ा कई अवसरों पर इस बात को बोले हैं, वह वोट आपके वो चाहने वाले हो सकते हैं, बट आपके वो
माने वोट कास्ट कर पाएंगे, एज में है कि 18 साल से ऊपर है, 18 साल से नीचे है, इस बात को देखिए। वो लोग उनके साथ में जरूर बड़ी संख्या में हैं, वह भीड़ दिखाई पड़ रही है, तो वह छत्रप नहीं हुए, वह ठीक है, उनको देख करके उत्साहित हैं, वो मनोरंजन करते हैं, उसके लिए वो जाने जा रहे हैं। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से लड़ रहे हैं वो उनकी एक अलग है, वो एनडीए में हैं और उनके पास में उनकी एक अलग पहचान, अलग छवि, और सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी उनके साथ में है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर पवन सिंह से उनकी लड़ाई नहीं होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसको आप चाह के लाख भी कोई अगर कुछ कहे। अब रही बात पूर्णिया की, पूर्णिया में निश्चित रूप से पप्पू यादव, जो राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं, उनकी यूएसपी क्या है यह समझना पड़ेगा। वह उनकी यूएसपी है कि सबकी मदद करना, कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके सबके लिए 365 दिन 24/7 कोई भी घटना हो। देखिए चुनाव के बाद वहाँ अगलगी की घटना हुई, देखिए कोई लेना देना नहीं, वोट कास्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसमें उस परिस्थिति में अपने अंदर घुस करके, वो भीषण अग्नि में वो घुस करके सबको बचाते हुए दिखाई पड़े और सबको पैसा भी दिया। तो यह 10,000, 15,000, 25,000 वो देते हुए चले आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग सिवान चलते हैं। हेना साहब, हेना साहब के बारे में, हेना साहब का लेगेसी रहा है, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन का लेगेसी है और इस बात को समझना पड़ेगा। हेना साहब पिछली 3 बार से वहाँ निर्दलीय लड़ी, वो आरजेडी से लड़ी, हार गई। इस बार बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है और इस बार वहाँ पर देखिए अवध बिहारी चौधरी से उनकी लड़ाई हो रही है। और हेना साहब, वहाँ का जो समीकरण है, वहाँ पर माले पर जो है सो किसानी और व्यवसायी वर्ग का वोट नहीं चढ़ता है। जो जेडीयू की कैंडिडेट हैं वह उसी छवि उनकी वही है, उनके पति की और उनकी उसी लाइन से, तो वो वहाँ पर चढ़ता हुआ। और यादव वहाँ पर नहीं चढ़ता है मुसलमान के साथ। आप कभी भी आप देख लीजिए, शहाबुद्दीन के कालखंड से देखिए, यादव मुसलमान के साथ नहीं चढ़ता है। तो वहाँ पर सवर्ण समाज मजबूती से शहाबुद्दीन के साथ उस समय भी था, आज भी हेना साहब के साथ में है। और हेना साहब सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, तमाम लोग का वहाँ पर उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के साथ ही उन्होंने नॉमिनेशन भी किया। यह भी एक प्रतीक है, वहाँ दिखाई पड़ता है। नहीं, ये प्रतीक है, लेकिन जिनकी बड़ी लिगेसी है या बड़े नाम हैं, अगर कहा जाए अरुण पांडे जी, कटिहार से तारिक अनवर, अगर हम चलिए ये स्टारडम ही हो पवन सिंह का, या फिर हिना साहब का, पप्पू यादव का, या शिवहर में कह लें आनंद मोहन की पत्नी जो लड़ रही हैं, लवली आनंद, ऐसे कई नाम हैं। या महाराजगंज में कहा जा रहा है कि वहाँ भी रणधीर सिंह इनका विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी कई सीटों का जिक्र हो रहा है, जिससे साफ मालूम चलता है कि एनडीए का आंकड़ा कहीं 30 से नीचे ना पहुँच जाए। ये अलग अलग फैक्टर्स एनडीए को क्या इस बार इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं कि एनडीए 30 से नीचे दिखाई पड़ेगी। और निश्चित तौर पर अगर ये स्थिति रही तो ये एनडीए के लिए करारा झटका माना जाएगा। नहीं, देखिए करारा झटका तो मैं प्रारंभ से मेरा आकलन है कि पिछले चुनाव की तरह 39 सीटें नहीं आने से रही। निश्चित रूप से वो 39 सीट, जो भले ही एनडीए दावा करता हो इस बार हम 40 से 40 सीट, न तो वो सामाजिक समीकरण इस बार कुछ डिफरेंट है। और एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर की जो बात मैंने आपसे कही है, ये सिटिंग एमपी होता है उसी के खिलाफ होता है। सरकार में तो जो कहा कि सहारा आज भी नरेंद्र मोदी का नाम चला, और कुल मिला कर जो कभी स्थिति है, सेकेंड फेज तो न सिर्फ बिहार में, नरेंद्र मोदी तो पूरे देश भर में, अभी एक संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ये मुद्दा नरेंद्र मोदी भी उछाल रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के, और विपक्ष भी कह रहा है कि इस बार यदि 400 से पार हुआ फिर नरेंद्र मोदी आए तो संविधान समाप्त हो जाएगा, ये लोग आरक्षण, मतलब अब मुद्दा विहीन ये चुनाव होता दिख रहा है। और तेजस्वी कहीं जा रही बात ठीक है, अपने एजेंडे को वो जरूर एड्रेस करते हैं, लेकिन चाहे वो लालू प्रसाद हो या राजद की ओर से ही हो। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने संविधान की कॉपी दिखा कर कहा, लोगों को एक तरह से कहिए कि मतदाताओं को, अपने समर्थकों को भय दिखाने की भरसक कोशिश की कि देखिए यदि 400 से पार हुआ तो ये संविधान नहीं बचेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि कोई देश में संविधान खत्म नहीं हो सकता है, ये वही दिखाने का अप्रोच है। यह आरक्षण तो आज राजनीतिक हथियार हो गया है। बिहार में 75% आरक्षण है, संपूर्ण देश में आज सबसे अधिक आरक्षण लागू करने वाला प्रदेश है तो बिहार है। यहाँ जातीय सर्वे हुआ था, अब इसी को तो राहुल गांधी ने रोक लिया कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो पूरे देश में हम जातीय सर्वे कराएंगे। ये आरक्षण के फार्मूला को जो बिहार में है, हम देश में 27% ओबीसी का है, उसको हम बढ़ाएंगे। इन कहाँ क्लिक कर रहा है? इसके बाद भी कई राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस को उसका फायदा नहीं हुआ, क्लिक नहीं कर रहा है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब जो आने वाला फेज है डॉक्टर संजय,
उसमें आप एनडीए का प्रोस्पेक्ट कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, एनडीए का प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा। अच्छा इस सेंस में होगा कि चूंकि जितनी बातें कहनी थी वो कह दी गई। संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, नौकरी का एजेंडा, अब ये सारी बातें ख़त्म हो गई है। तो ख़त्म होने के बाद जो प्रधानमंत्री अब जो एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, अब जैसे इन्होंने कहा ना इंद्रभूषण जी ने कि जाति सच्चाई है और राजनीति की धुरी जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रधानमंत्री तो खुले मन से कहना शुरू किए, मैं भी आप ही के समाज से हूँ, मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं भी उसी कठिनाइयों से, संघर्ष से निकला हूँ। तो ये बिहार की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके हितों की अनदेखी नहीं होगी, आपका आरक्षण कोई नहीं छीनेगा। ये भरोसा कहीं ना कहीं से लोगों को कनेक्ट कर रहा है। शुरू के फेज़ में, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ में चीज़ें कुछ लगी कि कहीं तेजस्वी की धार कहीं एनडीए को पूरी तरह से कमज़ोर न कर दे, लेकिन 2 फेज़ के बाद वो धार कमज़ोर होते हुए दिख रही है और ये थोड़ा अपने ही लोगों के बीच में घिरते हुए दिख रहे हैं, जिसकी आपने चर्चा की। वो जो बागी हैं वो हर जगह बागी इनका खेल बिगाड़ेंगे। अभी रवि उपाध्याय जी हमको बता रहे थे कि प्रभुनाथ सिंह जो मजबूत माने जाते थे, उनके लड़के आज जेडीयू ज्वाइन कर लिए। अब वो जेडीयू ज्वाइन कर लिए तो आप समझ सकते हैं कि वो महागठबंधन को कितनी ताकत देंगे और इधर कितना वो ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बागी हैं, गुलाब यादव झंझारपुर में हैं, या जो तीसरे फेज़ का जो चुनाव है वो ओबीसी वर्सेस जीबीसी का है। प्रधानमंत्री ने जाकर के कहा कि आपके हितों की रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। और नीतीश कुमार, जिसकी बात बहुत तरीके से अरुण पांडे जी ने हमको समझाया, बताया भी कि ये नीतीश कुमार जी के लाने के पीछे यही मत था कि जो ओबीसी का जो पोलराइजेशन, ईबीसी का जो पोलराइजेशन लालू करने में सक्षम हो जाते थे और अगड़ा बनाम पिछड़ा का एक गोलबंदी में वो कामयाब होते थे। नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए के पाले में आते हैं वो चीज़ें बदल जाती हैं। अब मेरा बस सीधा स्ट्रेट सवाल है, क्योंकि हम पटना में बैठे हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर, पटना सिटी और पाटलिपुत्र। पटना सिटी हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है और ये श्योर शॉर्ट सीट माना जाता है। वैसे परिणाम बताएगा, कई बार इतिहास बदलते भी हैं, लेकिन पाटलिपुत्रा से मीसा लड़ रही हैं, सारण से लालू प्रसाद की बेटी लड़ रही हैं। लालू प्रसाद सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए चुनाव प्रचार करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है इंद्रभूषण जी कि लालू प्रसाद की 2 बेटियां क्या इस बार इतिहास बदलेंगी? मुझे नहीं लगता है। अभी आप कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, आप उसके बारे में सुने हुए, तारापुर में इंडिया जीत रही थी और लालू जी की सभा हुई और इंडिया हार गया। तो अभी भी एनडीए का मेन फोकस लालू पर ही रहता है। लालू के वो 15 साल के कार्यकाल पर, वो लॉ एंड ऑर्डर में जो कियोस था पूरे स्टेट में, उसको ही अभी भी ये लोग आगे करके रहता है। जहाँ जहाँ लालू जी घूमेंगे पर्सनली, वहाँ उनकी दोनों बेटी हारेगी और वो दोनों बेटी के अलावा कहीं जा भी नहीं रहे, चूँकि वो फिज़िकली ठीक भी नहीं है, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है कि वो पाटलिपुत्रा मिशा भी हारेंगी और वहाँ रोहिणी भी हारेंगी। चलिए, आपने बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया। बहरहाल पटना में इस वक्त मौजूद हूँ। पटना सिटी, पाटलिपुत्रा 2 बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं। ये चारों विशेषज्ञ यहाँ की राजनीति, बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार बिहार का राजनीतिक मिजाज किस ओर जा रहा है और 2 फेज़ के चुनाव के बाद जिस तरह की बातें आ रही थी, क्या उस तरह की बातों की सच्चाई क्या है, हमने तह तक पड़ताल करने की कोशिश की। और जहाँ तक लालू प्रसाद की बेटियों का सवाल है तो वो जीत सकती हैं या हार सकती हैं, इस बात को भी समझने का प्रयास किया। और एनडीए में जिस तरह का गतिरोध है, विरोध है, उसका नुकसान क्या हो सकता है, उसको भी समझने की कोशिश की। इस समय पटना से कैमरा पर्सन जैरी और अपने साथी अंकित मिश्रा के साथ TV9 के लिए पंकज कुमार।